देखिए, मैं आपको पिछले 20 मिनट से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एसपी सुभान अहमद के ऑर्डर को फॉलो करते हुए काशान को हिरासत में लिया है। वो एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, अच्छी पोस्ट पर फाइज हैं। वो बिना किसी वजह हमें इस तरह अरेस्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर जवाद काफ़ी देर से अपने सामने बैठे वकील को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि काशान की ज़मानत के लिए आया था। तो मैं भी आपसे काशान अहमद का जुर्म पूछ रहा हूँ। आखिर किस जुर्म की सज़ा की बिना पर मेरा क्लाइंट पिछले 5 घंटों से जेल में सड़ रहा है? देखिए इंस्पेक्टर जवाद, कानून आप भी पढ़े हुए हैं और कानून के कवानीन से मैं भी लाइल नहीं। आप बगैर किसी जुर्म के आम शहरी को इस तरह लॉकअप में बंद नहीं कर सकते। या तो आप मेरी अभी और इसी वक्त सुभान अहमद से बात कराएं, या फिर मैं आपकी कमिश्नर हशमतुल्लाह साहब से बात कराता हूँ। कि वकील ने ज़रा सख्ती से जवाद को धमकी दी। हावर, सर सुभान ने फ़ोन उठाया। जवाद ने कांस्टेबल से पूछा, जो कि पिछले 10 मिनट से सुभान का नंबर ट्राई कर रहा था, मगर दूसरी तरफ बेल्स जा रही थी। नहीं सर, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मगर बेल्स जा रही हैं। कांस्टेबल ने जवाद को जवाब दिया, जाओ काशी को लेकर आओ। सुभान फ़ोन नहीं उठा रहा था और दूसरी तरफ जवाद के पास ऑर्डर पर्चे की सूरत में मौजूद नहीं थे। वकील की कमिश्नर की धमकी काम कर गई, इसलिए जवाद ने फौरन कांस्टेबल से काशी को लाने के लिए कहा। काशान बाहर आया और खूंखार नज़रों से जवाद को देखने लगा। वकील ने अपना तारुफ करवाया और बेल के पेपर्स पर काशान के साइन लिए। बेल वाले का नाम देखकर काशान चौंका। अपना वॉलेट और मोबाइल पुलिस की तहवील से लेकर वॉलेट में अपने पैसे चेक करता हुआ वो बाहर निकला। रिनम। बेल बजाने पर जब रिनम ने दरवाज़ा नहीं खोला तो काशान चाबी की मदद से दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आया और रिनम को पुकारा। रिनम की पुकार के साथ उसने सारे कमरे चेक किए, मगर रिनम घर पर मौजूद नहीं थी। डाइनिंग हॉल में आकर बेसाख्ता उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। वहाँ पर घर की चाबियों के साथ रिनम की रिंग रखी हुई थी। काशान को कुछ कुछ समझ में आने लगा। पहले वो समझा कि उसे शेरा के चक्कर में सुभान ने इंस्पेक्टर को अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए हैं। जवाद से 2 बार अपना जुर्म पूछने पर भी उसने इतना कहा कि तुम्हें अपना जुर्म खुद मालूम है। घर में रिनम की गैर मौजूदगी और उसकी पहनाई हुई रिंग की टेबल पर मौजूदगी काशान को काफ़ी कुछ समझा गई। रिनम। रिंग को मुट्ठी में दबोचे वो दांत पीसता हुआ बोला। घड़ी इस वक्त रात का 1 बजा रही थी। उसने अपने मोबाइल से रिनम का नंबर मिलाया, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ था। काशान ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। काशान ने सीरत का नंबर ट्राई किया, जो कि दूसरी बेल पर उठा लिया गया। काशी तुम? सीरत ने हैरत से पूछा, क्योंकि सुभान ने बताया था कि वो लॉकअप है। फिर वो फ़ोन कैसे कर सकता है? रिनम कहाँ है सीरत? काशान ने उसकी आवाज़ सुनकर पहला सवाल किया। क्यों, हाथ में खुजली हो रही है? कोई पिटने वाला मौजूद नहीं है तुम्हारे पास? काशान ने रिनम का नाम लिया तो सीरत को बहुत कुछ याद आया और तल्खी से बोली। दूसरी तरफ काशान सारा मामला समझ गया। उसे रिनम पर बहुत गुस्सा आया। अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखकर बात करो। काशान आज पहले ही गुस्से में था। सीरत का यूं बोलना उसे मजीद गुस्सा दिला गया। तुम अपने हाथ कंट्रोल में नहीं रखो और मुझे ज़बान को कंट्रोल में रखने का कह रहे हो? सीरत ने तंजिया लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैं तुम्हारा सोबी की वजह से लिहाज कर रहा हूँ सीरत। मैं रिनम को लेने आ रहा हूँ, उससे कहो रेडी हो जाए। काशान ने सीरत से ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। अब उसे जो भी कुछ पूछना था अपनी बीवी से पूछना था। मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं सोबी की वजह से तुम्हारा लिहाज करूं, और गलती से भी यहाँ आने की कोशिश मत करना काशी, अगर तुम अपना घर हंसता वस्ता देखना चाहते हो तो। क्योंकि रिनम का भाई इस वक्त बहुत गुस्से में है, कहीं वो खड़े खड़े तुमसे उसे तलाक ही ना दिलवा दे। सीरत ने इस्तेज़ाइया हंसते हुए कहा और अपने बराबर में सोए हुए सुभान को देखा। तुम मुझे सोबी का नाम लेकर डरा नहीं सकती हो। रिनम बीवी है मेरी, मैं उस पर हक रखता हूँ। किसी के कहने से अगर मैं उसे तलाक दूंगा तो ये भूल है तुम सबकी। सारे इख्तियारात रखता हूँ उस पर। उसने सीरत की खुशफहमी को दूर करना चाहा। इख्तियारात का ही तो गलत इस्तेमाल कर बैठे हो तुम काशी। अगर हक रखते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करो। हमने उसे तुम्हारे निकाह में बीवी बनाकर दिया था और तुमने उसे जर खरीद गुलाम समझ लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें उस मासूम पर हाथ उठाते हुए? सीरत अब अपने अंदर भरा हुआ गुस्सा काशान पर बातों की सूरत निकालने लगी। क्या क्या बकवास की है उसने मेरे मुतालिक? काशान को सीरत की बातें शर्मिंदगी दिलाने के बजाय मजीद गुस्सा दिलाने लगी। तुमने जो जो गुल खिलाए हैं ना, वो सब मैंने उससे पूछा है। तुम्हारी सारी कारस्तानियों से वाकिफ हूँ मैं। बीवी पर हाथ उठाना, उसे डराना धमकाना वहाँ की मर्दानगी है काशी? सीरत उसे गुस्से में पूछने लगी। बस तुम्हारे सामने वो मजलूमियत का रोना रोकर मजलूम बन गई। मैंने उसे डराया, धमकाया, मारा, ये सब मैंने क्यों किया? उसने ये नहीं बताया तुम्हें? काशान सीरत से गुस्से में बोलने लगा। अगर रिनम बगैर आस्तीन के कपड़े पहनती है तो वो शादी से पहले भी पहनती थी। क्या उस वक्त तुम्हारे पास आंखें मौजूद नहीं थी?
अगर इतनी ही उसकी ड्रेसिंग बुरी लगती है तो फिर कर लेते ना किसी बुड़के वाली से शादी। तुमने सिगरेट से उसका हाथ जला दिया। वैसे तो बड़ा प्यार करते हो, तुम्हें तरस नहीं आया उसका हाथ जलाते हुए? अगर बाहर लड़के कुछ बोल रहे हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि घर आकर बीवी को मारना शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि दुपट्टा ना हो तो लड़के बकवास कर रहे हो। बेगैरत लड़के तो अबाया पहनने वाली और नकाब करने वाली लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, उन पर भी जुमले कस रहे होते हैं। तो क्या मतलब है इस बात का? बंदा उन लड़कियों को भी मारना शुरू कर दे जो अपना चेहरा छुपाती हैं। काशी, एक मर्द की मर्दानगी का अंदाज़ा इस बात से हरगिज नहीं लगाया जा सकता कि वो औरत पर रोब में डरा धमका कर रखे। ना ही अल्लाह ने मर्द का बुलंद दर्जा इसलिए रखा है कि वो उसका गलत इस्तेमाल करे। ये तुम जैसे मर्द हैं जो औरत को पैर की जूती समझते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं तुम्हें पैदा करने वाली भी एक औरत है। सीरत जब बोलते बोलते थक गई तो कॉल काट दी, जबकि दूसरी तरफ काशान मोबाइल हाथ में पकड़े काफ़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा। आज तो कोई बहुत ही खास दिन है जो आप मुझसे मिलने स्पेशली मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर पहले माया को उसकी नौकरानी ने खबर दी कि कोई काशान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इत्तेफाक से माया की नौकरानी शाहिदा युसरा की नौकरानी की बहन थी, जिसे माया को सुनगन पड़ी कि काशान की बीवी रोती हुई सुबान के पास आ गई। काशान की आमद की खबर सुनते ही माया ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां पर काशान को अपना मुंतजर पाया। मेरे लिए तो ये दिन कुछ स्पेशल नहीं, खैर मैं स्पेशली आपसे इस वजह से मिलने आया हूँ क्योंकि आप आज ऑफिस नहीं आई, और मेरे यहाँ पर आने की वजह यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेल कराई। काशान ने माया को अपने आने का मकसद बताया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। काशान, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सुबान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उसको जाता हुआ देखकर माया ने उसे मुखातिब किया। नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है ये हमारा आपस का मामला है। काशान एकदम संभल कर बोलता हुआ माया को देखने लगा। अगर आपस का मामला है तो यकीनन आपकी वाइफ भी इन्वॉल्व होंगी इस मामले में। कहीं उसके कुछ कहने पर तो सुबान ने मेरा मतलब है। माया ने अपने दिमाग लड़ाते हुए काशान को देखकर बात अधूरी छोड़ी। मैम, मैंने पहले ही बताया है आपको कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज किसी दूसरे से डिस्कस नहीं करता। अपने यहाँ आने का मकसद मैं आपको बता चुका हूँ, अब इजाज़त दें। काशान माया को देखता हुआ बोला और वापस जाने लगा। तभी माया ने उसका बाजू पकड़ा। 1 मिनट काशान, मेरी बात सुनिए। काशान ने एक नज़र अपने बाजू पर माया का हाथ देखा। अब बोलिए। वो उसका हाथ अपने बाजू से हटाता हुआ बोला, मुझे नहीं मालूम काशान आपका और आपकी वाइफ का एक दूसरे से कैसा रिलेशन है, मगर जहाँ तक मुझे इल्म है आपकी वाइफ इस वक्त सुभान के घर पर मौजूद है। आई डोंट नो ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से सुभान ने आपको अरेस्ट किया। यकीनन रिनम के कहने पर ही उसने ऐसा किया होगा। क्या आप ऐसी वाइफ डिजर्व करते हैं जो टिपिकल औरतों की तरह मैके में जाकर बैठ जाए और अपने शौहर की बुराइयां करे, अपने घर वालों के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोए और एक की चार लगाए? आपकी वाइफ एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद मुझे एक टिपिकल सोच रखने वाली लड़की लगती है। मुझे पूरी हमदर्दी है आपसे। माया की पूरी बकवास वो जब्त करके खामोशी से सुनता रहा। माया के चुप करने पर वो बोला, आपने मेरी ब्रेन वॉशिंग में अपना कीमती वक्त ज़ाया किया मैम। रिनम मेरी बीवी है, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर मेरे दिल में उसके लिए बदगुमानी नहीं आ सकती। ये आपने ठीक कहा कि वो एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद वैसी नहीं है, बल्कि एक सादा सी लड़की है जो शौहर की हर बात मानने से लेकर अपने आप को शौहर की पसंद में ढालने की कोशिश करती है। आजकल के दौर में वाकई कोई लड़की इतनी सीधी नहीं हो सकती जितनी मेरी बीवी, और उसे यही बात दूसरी सब लड़कियों से मुनफरिद बनाती है। उसने अपने घर वालों को क्या बताया क्या नहीं, ये एक की चार लगाई, इन सब बातों की फिक्र करने की या फिर मुझसे हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरे मियाँ बीवी की तरह मेरा मेरी बीवी का हेल्दी रिलेशन है, और मैं यहाँ से सुबान के पास ही जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेने के लिए। काशान की बातें सुनकर माया का चेहरा एकदम तारीक हो गया। उसे अपनी सारी मेहनत बेकार लगी। उसे तो लगता था चंद महीनों के बाद काशान का अपनी बीवी के हुस्न से और मैरिड लाइफ से दिल भर जाएगा और वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो जाएगी, मगर उसे अभी भी अपनी दाल गलना मुश्किल लग रही थी। काशान एक बार फिर जाने लगा। माया उसके सामने आई। काशान, आज मुझे बता कर जाओ, रिनम में ऐसा आखिर क्या है जो मेरे पास नहीं है? खूबसूरत मैं भी हूँ, तुम्हें वो सब कुछ मैं भी दे सकती हूँ जो तुम्हारी बीवी के पास है। माया ने बोलने के साथ ही अपनी शर्ट के बटन खोले। काशान ने गुस्से में उसे देखा और जोरदार थप्पड़ माया के मुंह पर रसीद किया, जिससे वो साथ वाले सोफे पर गिरी। बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है माया, रिनम में खूबसूरती के अलावा शर्मो हया भी मौजूद है जो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। तुमने एक दफ़ा पहले भी अपना और रिनम का मवाजना किया था।
آج میں تمہیں اپنی سوچ اور تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ میری نظر میں تم ایک کال گرل سے بھی زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو، جس پر میں دیکھنا تو دور کی بات، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم جیسی تھرڈ کلاس عورتیں ہوتی ہیں جو کہ دوسری عورتوں کا گھر برباد کرتی ہیں۔ تم نے مجھے شاید دوسرے مردوں کی کیٹیگری میں لے لیا ہے، جو گھر میں بیوی موجود ہونے کے بعد آفس میں دوسری عورتوں سے چکر چلا رہے ہوتے ہیں یا اپنا دل بہلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہر عورت کیریکٹر لیس نہیں ہوتی، ویسے ہر مرد بھی کیریکٹر لیس نہیں ہوتا۔ مگر میری تازہ رائے تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہو، اور تمہاری جیسی لڑکیوں کی وجہ سے باپ، بھائی، شوہر غیرت کے نام پر اپنی بیوی، بہن، بیٹی کا قتل کر دیتے ہیں۔ رف ہے تم جیسی لڑکی پر۔ کاشان اس کو بولتا ہوا اس کے گھر سے نکل گیا۔ مایا اپنا سرخ گال پر ہاتھ رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ کاشان اسے آج کون سا آئینہ دکھا گیا۔ رات کو سبحان یسرا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر لیٹنے کے چند منٹ بعد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب سیرت روم میں آئی تو اس نے سبحان کو سوتا ہوا دیکھا۔ سیرت کو اس پر ترس آنے لگا۔ کل ہی تو ان دونوں کو کتنی بڑی خوشی کی خبر ملی تھی۔ سبحان اور وہ کتنا خوش تھے، مگر آج یورینم کی حالت دیکھ کر سبحان کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی دل اداس ہونے لگا۔ سیرت نے آگے بڑھ کر اے سی آن کیا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے سبحان کے برابر میں ہی آ کر لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سبحان کو معلوم ہوا تھا کہ کاشان بیل پر لاک اپ سے چھوٹ گیا ہے۔ یہ خبر اس نے ناشتے کی ٹیبل پر یسرا کو تب بتائی جب اس نے سبحان سے اصرار کیا کہ وہ کاشان کو چھوڑ دے۔ اس کے خیال میں گھر کے معاملات کو گھر کی حد تک رکھنا مناسب تھا۔ اس طرح اشتہار لگانا صرف جگ ہنسائی کا سبب بنتا۔ اس وقت چاروں ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ رینم کو سبحان خود ناشتے کی ٹیبل پر لے کر آیا کیونکہ اس کا ناشتے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر ناشتہ کروا رہا تھا اور بار بار سیرت کو بھی صحیح سے ناشتہ کرنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ کھانے پینے میں وہ شروع سے ہی نخرے دکھاتی تھی۔ اس وقت بھی سبحان کے تیسری بار ٹوکنے پر وہ منہ بنا کر دودھ سے بھرے گلاس کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی، جبکہ سبحان کی خالی پلیٹ میں یسرا کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی اور اسے بھی ناشتہ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ سبحان کو گھر میں سب کا خیال رکھتے دیکھ یسرا کو سبحان کا خیال رکھنا پڑتا۔ وہ اس کی صحت کی فکر کرنے لگتی۔ ویسے بھی اب گھر میں ایک وہی مرد تھا ان لوگوں کے سر پر، اس وجہ سے یسرا کی اور بھی زیادہ سبحان کی طرف سے فکر مندی رہتی۔ سبحان یسرا کو اپنے لیے ہلکان اور پریشان دیکھ کر جلدی گھر آنے کی کوشش کرتا۔ شو روم کا بھی اس نے کافی دنوں سے چکر نہیں لگایا تھا۔ سیرت 4 بجے ریڈی رہنا، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے تمہارا، اور رینم ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد یشل کو یہاں پر بلا لینا اور وہ اپنی اسٹڈیز دوبارہ سے کنٹینیو کرو۔ گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے یہی بہتر ہے۔ سبحان اس وقت یونیفارم میں موجود تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ سیرت اور رینم سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات سن کر سیرت نے تابع داری سے سر ہلایا، جبکہ رینم سوچنے لگ گئی۔ اب وہ چاہ کر بھی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شادی کے بعد کاشان سے اپنی اسٹڈیز کا ذکر کیا تھا، مگر اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ جب تک پڑھ سکتی تھی جب تک کنسیو نہیں کر لیتی، کیونکہ بچے کے آنے کے بعد اسے پورا ٹائم بچے کو ہی دینا ہوگا۔ اس کا بچہ دوسروں کے ہاتھوں میں پلے، یہ اس کے لیے گورننس کا انتظام کیا جائے، یہ بات کاشان کو پسند نہیں تھی۔ اس لیے رینم نے یونیورسٹی جانے کا خیال چھوڑ دیا، اور رینم کے یوں اسٹڈیز چھوڑنے پر تھوڑا سا سبحان نے بھی اعتراض کیا تھا، جبکہ دوسری طرف کاشان نے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کاشان ہال میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ سبحان کی جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہی کاشان پر نظر پڑی، وہ بھپڑے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس کے پاس پہنچ کر ایک زوردار مکہ کاشان کے گال پر جڑ دیا، مگر دوسری بار مکہ مارنے پر کاشان نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا سوبی، ورنہ اب کی بار میرا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا۔ کاشان اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے میں بولا۔ یسرا، رینم، سیرت تینوں شوق کی کیفیت میں کھڑی دونوں بھائیوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ تم، سبحان نے شہادت کی انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، رینم چلو میرے ساتھ۔ کاشان سبحان کو بولتا ہوا اب رینم سے مخاطب ہوا۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اس کی طرف غلطی سے بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا کاشی، وہ اب تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ سبحان نے اسے سختی سے وارن کیا۔ بیوی ہے یہ میری، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جائے گی۔ کاشان سبحان کو گھورتا ہوا بولا اور رینم کی طرف بڑھا۔ وہیں سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کاشان نے ہاتھ کی مٹھی کا مکہ بنایا۔ اس سے پہلے وہ سبحان کے منہ پر مارتا، یسرا بول اٹھی۔ رکو کاشان، خبردار جو تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، یوں بات بات پر ہاتھ اٹھانا کوئی فخر کا کام نہیں۔ سبحان تم بھی ہاتھ چھوڑو اس کا۔ کاشان یہاں آ کر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ یسرا کے کہنے پر سبحان نے کاشان کا ہاتھ چھوڑا۔ کاشان ماتھے پر شکنے لائے سبحان کو غصے میں دیکھا جائے۔
उसे सुभान पर और भी गुस्सा था। एक तो कल वो उसकी वजह से 5 घंटे लॉकअप में बंद रहा और अब उसे साफ लग रहा था वो रिनम को उसके साथ जाने नहीं देगा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ आंटी, रिनम को लेने आया हूँ। आप बोलिए जो आपको बोलना है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। काशान के लहजे में भले ही संजीदगी थी मगर एहतराम भी शामिल था। कुछ भी था वो युसरा का लिहाज करता था और इज्जत भी, मगर युसरा को मुखातिब करने के बाद उसने रिनम पर सख्त निगाह जरूर डाली। आखिर कैसे वो अपने सारे कपड़े लेकर उसको इस तरह घर में छोड़कर आ सकती थी। काशान को रिनम पर बहुत गुस्सा था मगर फिलहाल वो उसे इस वक्त अपने साथ ले जाने के इरादे से आया था। ऐसी बातें खड़े होकर नहीं की जाती। सोफे पर बैठो और सुभान तुम भी यहाँ बैठो। युसरा ने इन दोनों को सोफे की तरफ इशारा किया और खुद भी सोफे पर बैठ गई। काशान सोफे पर बैठा, करे तेवरों के साथ सुभान भी सर झटक कर युसरा की बात मानने पर मजबूर था। तभी आकर वो भी सोफे पर बैठा। युसरा ने रिनम को इशारे से बुलाया। सीरत और रिनम दोनों आकर बैठ गईं। गुलाम बख्श और शायदा, तुम दोनों अपने क्वार्टर में जाओ, जब कोई काम होगा तो बुला लिया जाएगा। युसरा ने घर के नौकरों को मुखातिब करते हुए कहा, क्या मकसद है तुम्हारा इस तरह बिना इजाज़त के अपना सब सामान लेकर यहाँ आने का? काशान रिनम को घूरता हुआ पूछने लगा, जबकि रिनम के साथ साथ सीरत को भी इस चिट्टाई पर हैरत हुई और सुभान को गुस्सा आया। जब भी वो बोल उठा, तुम्हें इसका सब सामान लेकर यहाँ पर आने का मकसद समझ में नहीं आ रहा? इससे मत पूछो, मैं समझा देता हूँ तुम्हें इस बात का मतलब। नहीं रहना चाहती अब वो तुम्हारे साथ। सुभान उसको देखकर तेज लहजे में बोला। सुभान, 1 मिनट बेटा, मुझे इससे बात करने दो। काशान, तुम रिनम से कोई भी बात बाद में पूछना, पहले मेरी बात का जवाब दो। चंद मिनट की खामोशी के बाद युसरा दोबारा बोली, काशान, तुमने रिनम के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ये बात रिनम से अभी तक नहीं पूछी, बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, आखिर इसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से तुमने इतनी बेदर्दी से इसको मारा कि इसकी बहन वो निशानात देखकर रो पड़ी। मैं तो माँ हूँ, शायद देख भी ना पाऊँ इन निशानात को। काशान, बताओ मुझे इसका क्या जुर्म था? युसरा ने बात करते हुए बहुत हद तक अपने आप को रोने से रोका, मगर सामने बैठे हुए काशान को आज पहली दफ़ा युसरा के सामने शर्मिंदगी हुई। आंटी, मैं रिनम के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मैं गुस्से में अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, क्योंकि इसने मेरे मना करने के बावजूद सुभान से हमारी बातें शेयर की। मैंने इसे बहुत प्यार से समझाया था कि ये बातें हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। काशान ने बोलना शुरू किया, मगर सुभान ने उसे वहीं टोका। शेरा के मुतालिक इसने मुझे कुछ नहीं बताया था। रिनम का ब्रेसलेट वहाँ पाया गया। मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि शेरा की हालत के जिम्मेदार तुम हो। सुभान ने इन तीनों का लिहाज करते हुए काशान को कोई सख्त अल्फाज कहने से अपने आप को बाज रखा। रिनम ने कल रात ही सुभान को परसों वाले दिन सुभान के जाने के बाद की बात बताई कि किस वजह से काशान ने उसे बेल्ट से मारा। उससे आगे की बात तो वो सीरत को भी नहीं बता पाई थी, और सुभान रिनम की बात सुनकर अपना सर थाम कर बैठ गया था। इस वक्त सुभान के मुंह से ये इंकशाफ सुनकर कि रिनम ने शेरा के मुतालिक उसे कुछ नहीं बताया, काशान हक्का बक्का रह गया। यानी उसने रिनम को गलती ना होने के बावजूद कितनी बुरी तरीके से सजा दी थी। काशान ने बेसाख्ता रिनम की तरफ देखा। वो सब्ज आंखों में 1000 शिकवे लिए काशान को देख रही थी। काशान रिनम से नजरें चुरा गया। सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बात का। ये बात मेरे और रिनम के बीच में थी। मुझे लगा सूबी को अगर ये बात मालूम है तो यकीनन उसे रिनम ने बताई होगी। काशान अपनी नज़रें नीचे झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ करने लगा। और तुमने इसके बदले मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। काशान, तुम्हारा दिल नहीं दुखा इस पर हाथ उठाते हुए? मैंने रिनम से तुम्हारी शादी ये समझकर की थी कि तुम रिनम को पसंद करते हो, तुम इसकी कदर भी करोगे, इसे अपने नाम के साथ साथ इज्जत भी दोगे। मगर आज समझ में आ रहा है लोग क्यों बेटियों के पैदा होने से खौफ खाते हैं। इन्हें बेटी के पैदा होने का डर नहीं होता, बल्कि इनके बुरे नसीब से खौफ आता है। युसरा अब अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। युसरा के साथ साथ सीरत और रिनम की आंखें भी अश्कबार थी। सुभान अपने आप को जब्त किए बैठा था, जबकि काशान का सर मजीद झुक गया। काशान, जब परसों तुमने रिनम को मारा होगा, उसने तुम्हें अपनी बेगुनाही के बारे में बताया तो होगा ना? तुम्हें इस पर ज़रा यकीन नहीं आया? वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हें अपनी बीवी पर एतबार नहीं? मेरे ख्याल में अगर कोई भी शख्स तुम्हें आकर ये कह दे कि फ़लाँ इंसान के साथ तुम्हारी बीवी को मैंने देखा है, तुम तो रिनम से कुछ भी पूछे बगैर इसे मार डालोगे। युसरा के बोलने पर काशान तरफ उठा। उसने एकदम से नज़रें उठाकर युसरा का आंसुओं से तर चेहरा देखा। आंटी प्लीज़ इस तरह मत बोले, मैं अपने किए पर आज वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काशान उठकर युसरा के पास आता हुआ बोला तो युसरा उसको देखकर खड़ी हो गई। काशान, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा कोशिश की कि मेरी ज़ात से कभी किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे,
लेकिन फिर भी मेरी बेटी की किस्मत। अगर मैं तुमसे सही बात करूं तो मेरा दिल अंदर से बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मैं इस वक्त तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन अगर तुम्हें रिनम माफ़ करती है तो बेशक इसे ले जाओ अपने साथ। यसरा काशान को बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। काशान ने लंबा सांस खींचकर रिनम को देखा। वो अपना सर झुकाए बैठी थी। काशान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वैसे ही सुबान सोफे से उठा। 1 मिनट सोबी, मुझे रिनम से बात करनी है, काशान ने उसे सख्त तेवरों से देखते हुए कहा। सीरत ने सुबान को आंखों के इशारे से तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहा। काशान रिनम के पास आया और उसे कंधों से थाम कर उठाया। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आकर काफ़ी ज्यादती की है तुम्हारे साथ, बल्कि अक्सर कर जाता हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पर एतबार करना चाहिए था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। रिनम प्लीज़ अपने घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आइंदा आगे से कोई बात ऐसी नहीं होगी, बस तुम इस वक्त मेरे साथ चलो प्लीज़। काशान रिनम को कंधों से थामता हुआ नर्म लहजे में बोल रहा था। काशान की बात सुनकर बेइख्तियार रिनम ने सुबान की तरफ देखा, जो चेहरे पर गुस्सा लिए काशान को घूर रहा था। रिनम को सुबान की तरफ देखने पर काशान ने रिनम के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे का रुख दोबारा अपनी तरफ किया। नहीं, इसकी तरफ मत देखो, यहाँ मुझे देखो प्लीज़। तुम्हें मालूम है ना, मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाएगा। इस वजह से तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रुकने देता। मुझे अच्छा लगता है अपने घर में अपनी बीवी की मौजूदगी का एहसास। कल से यहाँ रुकी हुई हो तुम, बस इतना काफ़ी है। अगर तुम्हें नाराज़ भी रहना है तो बेशक नाराज़ रहो, मगर अभी मेरे साथ घर चलो प्लीज़। काशान लहजे में नरमी लाए रिनम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने का इसरार करने लगा। वो अब तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगी काशी, उसका हाथ छोड़ दो। सुभान काशान को देखते हुए बोला, तुम इसके और मेरे मामले में कुछ मत बोलो सोबी। मैं तुम्हें काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बीवी और मेरे बीच में कुछ भी बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो रिनम। काशान सुबान को खूनख्वार नज़रों से देखता हुआ बोला और रिनम का हाथ खींच कर ले जाने लगा। मगर जब रिनम अपनी जगह से नहीं हिली तो काशान ने पलट कर रिनम को देखा। मैं आपके साथ अब वापस नहीं जाना चाहती काशान, आप मेरा हाथ छोड़ दें। रिनम को काशान देखकर बोलने लगी। काशान ने हैरत से रिनम को देखा। सुनाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रही है, छोड़ो उसका हाथ। सुबान काशान के करीब आकर काशान के हाथ से रिनम का हाथ छुड़ाता हुआ बोला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानबूझकर इसे मेरे साथ नहीं भेज रहे। तुम्हें इसके लिए मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। काशान सुबान का गिरेबान पकड़कर गुस्से में चीखता हुआ बोला तो सुबान ने भी उसका गिरेबान पकड़ लिया। भैया प्लीज़ छोड़ दीजिए। काशान नहीं प्लीज़। रिनम इन दोनों को गुस्से में देखकर घबरा गई। वो सुबान का बाजू थामे मुसलसल रोते हुए उसे पीछे हटाते हुए बोलने लगी। दूसरी तरफ सीरत भी उठकर इन दोनों के करीब आई। काशी छोड़ दो सोबी को, रिनम नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सीरत ने काशान का हाथ पकड़कर सुबान के गिरेबान से हटाना चाहे। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर युसरा भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और हॉल में मौजूद मंजर देखकर वो भी उनकी तरफ बढ़ी। हाँ, जानबूझकर कर रहा हूँ, मैं तुम जैसे हैवान के हवाले अपनी बहन को नहीं करूँगा, सुभान चीखता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर काशान को मजीद गुस्सा आया। उसने अपना हाथ सीरत के हाथों से छुड़ाने के चक्कर में बेध्यानी में उसे पीछे धक्का दिया। अब वो सुबान पर हाथ उठाने का इरादा रखता था, मगर इससे पहले सीरत की जोरदार चीख ने ना सिर्फ उसे पीछे पलटने पर मजबूर किया, बल्कि सुबान और रिनम के साथ युसरा भी सीरत की तरफ बढ़ी। सीरत क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? सुभान उसे सहारा देकर उठाता हुआ बोला और सोफे पर बिठाया। काशान इन तीनों को हैरत से देखने लगा। फिर सीरत के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर वो समझ नहीं सका कि उसे हुआ क्या है। सीरत के हाथ उसने गुस्से में झटके थे, जिसकी वजह से वो गिर पड़ी थी, मगर उसके गिरने पर सब लोग इस तरह क्यों जमा हो गए, काशान को समझ में नहीं आया। सीरत क्या हुआ तुम्हें? काशान सीरत की तरफ बढ़ता हुआ पूछने लगा। वहीं सुबान ने सीरत के पास से उठकर उसका गिरेबान पकड़ा। इसको अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना काशी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा कभी भी, ये बात याद रखना तुम। सुबान काशान का गिरेबान पकड़ता हुआ कहने लगा और दोबारा सीरत को युसरा के कहने पर उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा। रिनम, सीरत को क्या हुआ है? काशान अब रिनम का बाजू पकड़कर उससे पूछ रहा था। आप चले जाएं काशान, खुदारा यहाँ से चले जाएं इस वक्त। रिनम अपना बाजू छुड़ाकर चीखती हुई बोली। काशान ने उसे हैरत से देखा और फिर युसरा को। युसरा उसको बहुत मलामत भरी नज़रों से देख रही थी। काशान उससे नज़रें चुरा गया। वो इस वक्त रिनम को लेने आया था, मगर उसे लिए बगैर ही घर से निकल गया। काशान के जाने के थोड़ी देर बाद सीरत की तबीयत संभली तो सबने खुदा का शुक्र अदा किया। सीरत अपने रूम में थी। सुबान पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीरत का सर अपनी गोद में रखे बेड से टेक लगाए बैठा हुआ था। सीरत उसे 2 से 3 बार यकीन दिला चुकी थी कि वो ठीक है, मगर मालूम नहीं वो किस डर से उसे अपने करीब से उठने नहीं दे रहा था। जब सुबान को महसूस हुआ कि सीरत सो चुकी है
तब वो उसके सर के नीचे तकिया लगाता हुआ रूम की लाइट बंद कर करके पुलिस स्टेशन चला गया। सलाम सर, आपने याद किया मुझे? सुभान पुलिस स्टेशन में मौजूद था, सर झुकाए वो किसी फाइल पर कुछ लिख रहा था। तब शेरा ने उसे मुखातिब किया। वालेकुम सलाम, बैठो। सुभान फाइल को एक तरफ रखते हुए शेरा को देखा। उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका था और हाथों की खाल गली हुई, जगह जगह से चर्बी छलक रही थी। उसकी हालत देखकर सुभान सोच में पड़ गया कि वह काशान को किस तरह ठीक करे। क्या कहा था तुमने अपने बयान में? जिसने तुम्हें मारा तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए? सुभान शेरा को देखकर पूछने लगा। सर, उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, इस वजह से मैं उसको पहचान नहीं पाया। शेरा ने एक बार फिर सुभान को बताया। सुभान मेज की सतह पर कोहनी टिकाकर उसकी बात गौर से सुनने लगा। तुम जैसे लंबे तरंगे आदमी को कोई कुत्ते की तरह धोकर चला गया और तुम उससे पिटते रहे, यहाँ तक कि उसके चेहरे से नकाब हटाने की भी कोशिश नहीं की तुमने। बेवकूफ़ किसी और को बनाओ शेरा। सुभान उसको देखता हुआ गुस्से में बोला। सर, वैसे आपको क्या लगता है कोई मुझे आकर कुत्तों की तरह धोकर चला गया, फिर भी मैं उसका नाम छुपा रहा हूँ? क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं से खुद कुत्ते की मौत मारना चाहता हूँ? शेरा अपने दाढ़ी से बड़ा हुआ गाल खुजाता हुआ सुभान को देखकर बोला। वहीं सुभान ने कस कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और शेरा का गिरेबान पकड़कर उसको अपने सामने खड़ा किया। अगर तुमने मेरे भाई की तरफ या मेरे घर के किसी भी फर्द की तरफ बुरी नज़र से देखा भी ना शेरा, तो मैं तुम्हें इतनी अजियत भरी मौत दूंगा कि तुम्हें आने वाली 7 नस्लें तौबा करेंगी। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त उल्टा सूली पर लटका दूं। सुभान ने उसे गिरेबान से पकड़कर वार्निंग देते हुए जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दिया। वो सुभान को घूरता हुआ वहां से चला गया। सुभान को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि उसने रिनम को उठाया था। अभी वो गुस्से में सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर युसरा की कॉल आई। युसरा की बात सुनकर सुभान फौरन अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हुआ वहां से चला गया। सर, मैं अब यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता। मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगा। काशान को लगा अब उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। उसको माया के साथ अपने सलूक पर पछतावा हरगिज नहीं था, बल्कि वो उस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता था। इसलिए काशान ने दूसरे दिन ऑफिस में आते ही शकीबुर रहमान साहब को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में इन्फॉर्म किया। रुको काशान, तुम्हें जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस वजह से जॉब छोड़ रहे हो वह वजह अब हमेशा के लिए अपनी मदर के पास जा चुकी है। शकीबुर रहमान ने काशान को देखकर कहा। काशान ने गौर से सामने बैठे शख्स को देखा। यानी माया के बाप को मालूम था कि वो माया की वजह से जॉब छोड़ रहा है, या फिर कल वाले वाक़ये का इसे भी इल्म था। काशान ने उलझते हुए सोचा, अगर तुम सोच रहे हो मुझे सारी बात का इल्म है तो ये बात तो सही सोच रहे हो। काशान, मेरे घर के नौकर बहुत वफादार हैं। मेरी घर में गैर मौजूदगी के बावजूद वो मुझे होने वाले सब वाक़यात बता देते हैं। औलाद अगर अच्छी निकले तो वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, मगर वही औलाद, खास करके बेटी माया जैसी निकले तो सर शर्म से झुक जाता है। तुम अपनी जॉब से मुखलिस हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम ये जॉब छोड़ो। बाकी जो भी तुम्हारा फैसला हो बता देना। शकीब साहब ने काशान को देखते हुए कहा। काशान उनकी बात सुनकर रूम से बाहर निकल गया। वैसे भी उसे माया से प्रॉब्लम थी, अपनी जॉब से नहीं। वो हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली गई थी, कम से कम उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। काशान ने चेयर पर बैठते हुए सोचा और अपना मोबाइल निकालकर रिनम का नंबर मिलाया, मगर तवक्को के मुताबिक नंबर बंद था। आज 3 दिन हो गए थे रिनम को उसके घर से गए हुए। काशान उसे बहुत मिस कर रहा था और काशान को जब से मालूम हुआ था कि रिनम ने शेरा से मुतल्लिक सुभान को कुछ नहीं बताया, तब से वो अपने अमल पर और ज़्यादा शर्मिंदा था। उसने गुस्से में आकर रिनम के साथ बदसलूकी की। वो बहुत पछता रहा था। मालूम नहीं उसे गुस्से में क्या हो जाता था, मगर कैसे भी हो वो रिनम को बहुत प्यार से मना लेगा। काशान को यकीन था उसकी डॉल मान जाएगी। यही सोचते हुए उसने लैंडलाइन पर कॉल की ताकि रिनम से बात कर सके। किसी भी सूरत उसे अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था वो। युसरा ने तो उसे इजाज़त दे दी थी, रिनम को भी वो मना लेता, मगर असल मसला सुभान पैदा कर रहा था। और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था कि काशान को अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। हेलो, कौन बात कर रहा है? काशान को शाहिदा की आवाज़ सुनाई दी। धक्का लगने की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए दर्द महसूस हुआ, मगर युसरा के पूछने पर और सुभान के इसरार के डॉक्टर के पास चलो, उसने कहा कि वो ठीक है। सीरत को वाकई अपनी तबीयत ठीक लगी। युसरा के कहने पर वो लेट गई। सुभान भी उसको सोता देखकर घर से निकल गया, मगर रात में तकलीफ से उसकी आंख खुली। उसने रिनम का नाम लेकर उसे जोर जोर से पुकारा। रिनम और युसरा दोनों ही उसकी आवाज़ सुनकर सीरत के पास आईं। सीरत को तकलीफ से रोता हुआ देखकर युसरा ने फौरन ड्राइवर से कार निकालने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद सीरत की कंडीशन देखते हुए गायनी ने अबॉर्शन का मशवरा दिया।
तब युसरा ने सुभान को कॉल कर कर बुलाया। अस्पताल से वापसी पर सुबह के 5 बज गए। सीरत सारे रास्ते रोती हुई आई। रिनम सुभान और सीरत को देखकर और भी अफसरदा हो गई। सुभान खुद भी खामोश था, मगर सीरत को रोता हुआ देखकर उसे चुप करा रहा था। तभी उनके बेडरूम में युसरा आई। सुभान युसरा को देखकर रूम से बाहर निकल गया। सीरत, बस करो बेटा, इस तरह मत रो। सुभान कितना परेशान हो रहा है तुम्हें इस तरह रोता देखकर। मैं मानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर नुकसान सुभान ने भी तो बर्दाश्त किया है ना। मैं माँ हूँ, मैं जान सकती हूँ तुम्हारा दुख, मगर अब इस तरह रो कर खुद को मजीद हल्कान मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। युसरा उसको प्यार करते हुए समझाने लगी। आप ही तो समझ सकती हैं मेरा दुख, आपने भी तो अपनी पहली औलाद को खोया था मेरी तरह। मामा, मुझे आज आपका दुख समझ में आ रहा है। आज मैं जान पाई आप कितना तड़पी होंगी मेरे लिए। सीरत अब युसरा के गले लगकर रोई तो उसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। युसरा को भी रोना आ गया। चुप हो जाओ मेरी जान, अल्लाह पाक ने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। अब वो तुम्हें और सुभान को भी दोबारा बहुत जल्द खुशी से नवाजेगा। इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रोते, आंखों पर जोर पड़ता है। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ। युसरा उसको बहलाते हुए प्यार से समझाने लगी और उसकी आंखों से आंसू साफ करने लगी। सुभान जब रूम में वापस आया तो युसरा उठकर उसके पास आई। नाश्ता मैं रूम में ही भेज रही हूँ, सीरत को भी कराना और तुम खुद भी करना। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम दोनों को बहुत जल्द खुशी नसीब करे। युसरा सुभान के गाल पर हाथ रखकर उसे दुआ देने लगी। सुभान ने युसरा का हाथ अकीदत से अपने होठों पर लगाया। रिनम, और आप भी कुछ खा लें। रिनम ने रात का भी खाना नहीं खाया था और अब आप भी रेस्ट करें, सुभान ने युसरा को देखकर कहा तो वो सर हिलाकर उसके रूम से चली गई। थोड़ी देर में शाहिदा दोनों का नाश्ता लेकर आई, जो सुभान ने सीरत को जबरदस्ती कराया। अब वो सीरत का सर अपने सीने पर रख कर लेटा हुआ उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। सोबी, अभी तो मैंने इसे महसूस करना शुरू नहीं किया था, इतना कम अरसा था मेरी खुशियों का। सीरत के बोलने पर सुभान के हाथ थम गए। उसने सीरत का चेहरा ऊंचा किया और सीरत की पेशानी को होठों से छुआ। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तुम रो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब होगी। सुभान उसको बोलता हुआ उसका सर थपथपाने लगा। दवाइयों के जेरे असर वो सुभान के सीने पर सर रखे जल्दी सो गई, मगर सुभान काफी देर तक जागता रहा। शाहिदा ने उसे फोन पर बताया था कि सुभान और युसरा सीरत को अस्पताल से घर लेकर आए हैं। तब काशान एक बार फिर सोच में पड़ गया, सीरत को ऐसा क्या हुआ है। वो कुछ सोचकर अपनी कार की चाबी उठाता हुआ ऑफिस से निकल गया। सब कहाँ पर हैं इस वक्त। किचन से बाहर निकलती हुई शाहिदा को देखकर काशान ने उससे पूछा। वो जी सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं, शाहिदा ने काशान को देखते हुए बताया। सीरत की तबीयत कैसी है, क्या हुआ था उसे, काशान शाहिदा से पूछने लगा। वो जी रात को तो मैं अपने क्वार्टर में चली गई थी, ड्राइवर ही बता रहा था कि वो रात में सीरत बीबी को अस्पताल लेकर गया था, शाहिदा काशान को बताने लगी। रिनम कहाँ पर है। काशान ने शाहिदा की लाइलमी को देखकर उससे मजीद सवालात का इरादा तर्क कर दिया। वो भी इस वक्त अपने कमरे में है, क्या उनको बुलाऊं। शाहिदा ने फिर काशान से पूछा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लेता हूँ। काशान शाहिदा को बोलता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया और रिनम के कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा हो रहा था। कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करके उसने खिड़की से पर्दे हटाए, जिससे छन कर रोशनी कमरे में आई। रिनम अपने बेड पर लेटी हुई गहरी नींद सो रही थी। कल रात उसे घर में कोई भी फर्द नहीं सो सका था। बेशक वो युसरा और सीरत के साथ अस्पताल नहीं गई थी, मगर बार बार युसरा को फोन करके वो सीरत के बारे में पूछे जा रही थी। इसके लिए अपना ही दुख कम नहीं था तो मालूम हुआ कि सुभान और सीरत भी आने वाली खुशी से महरूम हो गए हैं। वो इनके अस्पताल से घर आने के बाद इन दोनों के गले लगकर रोई। अंदर कहीं उसे काशान के गुस्से में किए जाने वाले रद्द अमल पर अफसोस भी हुआ। काशान चलता हुआ रिनम के पास आया और बेड पर बैठा। मध्यम रोशनी में वो रिनम का चेहरा गौर से देखने लगा। वो उसे मोहब्बत करने के बावजूद हर बार गुस्से में तकलीफ देने का सबब बनता था। वो अपनी उंगली से रिनम के दिल पर अपने नाम की स्पेलिंग लिखने लगा। नींद में रिनम को अजीब सा एहसास हुआ तो एक झटके से उसकी आंखें खुली। उसने काशान को अपने बिल्कुल करीब बैठे पाया। वो गौर से उसको देखने लगी। उसे समझ में नहीं आया वो ख्वाब में काशान को देख रही है कि हकीकत में। माय डॉल। काशान उसकी कैफियत को समझते हुए रिनम को अपना एहसास दिलाने के लिए उसके होठों पर झुका। अपनी सांसों में सिगरेट की स्मेल महसूस करके और खुद पर काशान के दबाव के एहसास से उसका जहन बेदार हुआ। पीछे हट जाएं काशान। रिनम उसको झटके से दूर करके खुद अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए बोली, मगर इतने करीब होने के बाद वो शायद रिनम की सुनने के मूड में नहीं था। जब भी वो रिनम की गर्दन पर झुकता हुआ दीवाना वार उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। काशान प्लीज छोड़ दे मुझे,
ورنہ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रिनम के मज़ाहमत करने पर उसने रिनम के हाथ पकड़े। तब रिनम बेबसी से चीख उठी। काशान उसके ऊपर से उठा। रिनम ने बेड से उतरकर जल्दी से लाइट खोली। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। रिनम प्लीज़ मेरी बात सुनो जान। आई स्वेयर आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब गलत फहमी में हुआ था। मैं समझा था तुमने सोबी को बताया है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मगर अगर तुमने उसे बताया भी होता अब भी मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रिनम आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। मैं यकीन दिलाता हूँ आगे से आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। काशान उसे अपने रवैये की वजाहत देता हुआ उसके करीब आकर उसे मनाता हुआ बोला, नहीं काशान, हर बार ऐसा ही होगा। हर बार आप हमेशा मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे और यूं ही मुझसे तलाफी किया करेंगे, मगर अब नहीं, अब बहुत हो गया। मैं ये सलूक सारी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिनम ने उसको देखते हुए कहा। काशान ने महसूस किया कि उससे बुरी तरह खफा थी, मगर वो आज उसे अपने साथ ले जाएगा, काशान ने सोचा और उसको बाजुओं से थामता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है ना, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सब कुछ मेरे गुस्से का रिएक्शन था। मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठा था। ये बताओ, क्या सिर्फ हर वक्त गुस्सा ही करता हूँ तुम पर? प्यार नहीं करता क्या तुमसे? मैं कल रात को सोच रहा था बहुत ज़्यादा गलत कर चुका हूँ अपने गुस्से में तुम्हारे साथ। मैं खुद पर कंट्रोल करूँगा, तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ जान, आज मेरे साथ हमारे घर चलो। तुम डॉल हो ना मेरी। काशान ने उसे बच्चों की तरह बहलाते हुए अपनी बाहों में लेना चाहा। वहीं रिनम ने झटक कर उसके हाथ पीछे किए और उससे दूर हुई। काशान मत कहा करे मुझे डॉल, नहीं हूँ मैं कोई डॉल, इंसान हूँ मैं। मुझे डॉल कह कर आपने मुझे डॉल ही समझ लिया है। मेरे साथ डॉल जैसा ही बिहेव करना शुरू कर दिया है आपने। जब आपका दिल चाहा आपने डॉल से अपना दिल बहला लिया, जब आपका दिल चाहा आपने डॉल को तोड़ दिया। रिनम उसको देखते हुए बोली। वो चुप करके रिनम को देखने लगा। अरे मैं जीती जागती इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है। मालूम है आपको कितनी तकलीफ होती है जब अगले बंदे से कहा जाए स्माइल दो और उस बंदे का अंदर से दिल फट रहा हो। उस वक्त मुस्कुराना कितना मुश्किल लगता है। रिनम सांस लेने के लिए रुकी तो उसकी सब्ज आंखों में नमी आने लगी। काशान अभी भी चुप करके उसे सुन रहा था। काशान, जब आप मुझे मारते हैं ना या फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मैं खुद को अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ तस्वुर करती हूँ। अपने आप से मुझे नज़रें मिलाते हुए शर्म आती है। आप दावा करते हैं ना कि आपको मुझसे प्यार है। मैं मानती हूँ आप सच कहते होंगे, आप करते हैं मुझसे प्यार। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सच्चे दिल से बताइएगा, क्या मैं सिर्फ आपका प्यार डिज़र्व करती हूँ, इज्जत डिज़र्व नहीं करती? काशान, मैं कोई बदकिरदार लड़की तो नहीं थी, ना ही आपके साथ भागकर शादी की थी मैंने। आप खुद ही तो बड़े थे ना मेरी तरफ। मैंने तो मोहब्बत में पहल नहीं की थी, तो फिर आखिर क्यों करूँ मैं आपका रवैया बर्दाश्त? रिनम ने बोलते हुए रोना शुरू कर दिया। काशान ने उसे चुप कराने के लिए उसके पास आना चाहा, मगर रिनम ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आप कहते हैं ना कि आप इफ्तिखार अहमद जैसे नहीं हैं, आपको नफरत है अपने बाप से। मगर काशान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ रहकर दूसरी फ़ायदा बन जाऊंगी। रिनम अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। रिनम, काशान ने आंखों में नमी लिए उसे पुकारा। वो तरफ ही उठा रिनम के इस तरह बोलने पर। आपकी मार से नहीं, मगर आपका रवैया मुझे मार डालेगा। मैं बहुत बुज़दिल हूँ काशान, मुझ में हौसला नहीं है दूसरी फ़ायदा बनने का। रिनम ने अपनी सब्ज आंखों से आंसू साफ किए। रोने के बायस उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। काशान की आंखों में नमी थी, जिसकी वजह से उसे रिनम का चेहरा धुंधला नजर आने लगा। आज रिनम के इस तरह बोलने पर उसे एहसास हुआ वो अपने सामने खड़ी अपनी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसे बुरी तरह तोड़ चुका है। इसका बहुत ज़्यादा दिल दुखा चुका है। रिनम चलती हुई उसके करीब आई। मैंने आपसे कहा था ना काशान कि औरत जिसे अपने दिल में एक बार बसा ले वो उससे नफरत नहीं कर सकती। रिनम अपनी शहादत की उंगली से काशान के दिल पर आड़ लिखने लगी। आपका इतना बुरा सलूक भी मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कम नहीं कर सका, मगर उसके बावजूद मैं आपके साथ रहने से डरती हूँ। मोहब्बत होने के बावजूद मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। अब रिनम उसके दिल पर अपनी उंगली से आड़ को क्रॉस बनाते हुए बोली। काशान की आंखों से आंसू छलक पड़े। रिनम, नहीं प्लीज। वो क्रॉस बनाती हुई उंगली को पकड़कर एकदम तड़पता हुआ बोला, चले जाएं आप यहाँ से। रिनम ने अपने दोनों हाथ काशान के सीने पर रखकर उसे धक्का दिया और अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आपको पसंद नहीं है ना कोई मुझे देखे? मैं अपनी सारी जिंदगी इस कमरे में आपके नाम पर गुजार दूंगी, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। काशान उसकी पुश्त को देखता हुआ अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगा।
वैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला। तुम रिनम के कमरे में क्या कर रहे हो? क्यों आए हो दोबारा यहाँ पर? एक दफ़ा की बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? सुभान कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ काशान के सामने आकर उसको घूरता हुआ बोला, सोबी, इसको कहो ना ये मुझे माफ़ कर दे। देखो ये मुझे माफ़ नहीं कर रही, ये मेरी बात नहीं मान रही। इससे कहो प्लीज़ मेरे साथ चले, मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर। वो सुभान की बात को यकसर नज़रअंदाज करके खुद सुभान से बच्चों की तरह जिद करने लगा। रिनम अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी काशी, और आइंदा तुम्हें इसके कमरे में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम दुश्मन हो हम सबकी खुशियों के। तुमने इसे, सीरत को, मामा को, मुझे, हम सबको तकलीफ़ दी है। कातिल हो तुम मेरी औलाद के। बहुत अच्छा होता कि तुम्हें 14 साल की कैद की बजाय सजाए मौत हो गई होती। कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियाँ पुरसुकून होती। निकल जाओ इस घर से। सुभान ने काशान का बाजू पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। काशान सख्ते की कैफियत में सुभान को देखने लगा। रिनम के बाद अब सुभान के अल्फाज उसके दिल में किसी तीर की तरह पेवस्त होने लगे। मैं आपके साथ रहते दूसरी फायदा बन जाऊंगी। तुम कातिल हो मेरे बच्चे के। इन दो जुमलों के तकरार उसके दिमाग में चलती रही। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से चला गया।